आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हम सब अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर ध्यान बाहरी चीजों पर देते हैं। बिल्कुल। बेहतर नौकरी, बेहतर घर, बेहतर रिश्ते। हाँ, लेकिन आज हम जिन स्रोतों को खंगाल रहे हैं वो एक बहुत ही अलग और गहरा सवाल पूछते हैं। कि क्या असली कंट्रोल बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है? एग्जैक्टली। और अगर है तो उस कंट्रोल को हासिल कैसे किया जाए? बिल्कुल। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए हम स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित एक लेख का विश्लेषण कर रहे हैं, जो उनकी किताब पावर्स ऑफ द माइंड एंड प्रैक्टिसेस फॉर द लाइफ बिल्डिंग की समीक्षा करता है। अच्छा। और इसका मिशन सिर्फ फिलॉसफी समझना नहीं है, मतलब वो तो है ही, पर असली मकसद है ये देखना कि मन की ताकत के इन बड़े बड़े आइडियाज को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जा सकता है। तो चलिए इसी सफर पर निकलते हैं। आज हमारा मकसद ये जानना है कि हमारे अंदर जो छिपी हुई मानसिक शक्तियां हैं, उन्हें जगाकर एक साधारण जिंदगी को मकसद से भरी और शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल। सोर्सेज बताते हैं कि इस किताब की बनावट में ही इसका राज छिपा है। इसके दो हिस्से हैं, एक है मन की शक्तियां और दूसरा जीवन निर्माण के अभ्यास। हाँ, और इन दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला जो धागा है वो एक बहुत ही, मैं कहूंगा, क्रांतिकारी विचार है। वो क्या है? वो ये कि हमारा दिमाग सिर्फ दुनिया को देखने वाली एक खिड़की नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि एक प्रोजेक्टर है। एक प्रोजेक्टर जो हमारी हकीकत को बना रहा है। विवेकानंद के मुताबिक अगर हम इस प्रोजेक्टर को सही तरीके से चलाना सीख लें तो हम अपनी कहानी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। वाह, यही इस पूरी सोच का आधार है। ये सुनने में बहुत कमाल का लगता है। दिमाग एक प्रोजेक्टर है, कैमरा नहीं। तो चलिए पहले हिस्से यानी मन की शक्तियों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरूर। इसका जो सबसे पहला और जबरदस्त आइडिया है वो यही है कि हमारे विचार ही असली ताकत है। जो हम लगातार सोचते हैं वही बन जाते हैं। हाँ, वही बन जाते हैं। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि विवेकानंद आंतरिक दुनिया को बाहरी दुनिया से कहीं ज्यादा अहमियत देते हैं। अच्छा, कैसे? उनका तर्क है कि हम अपनी सारी ऊर्जा बाहरी हालात को ठीक करने में लगा देते हैं, लोगों को बदलने में, सिस्टम को ठीक करने में, जबकि असली लड़ाई तो हमारे अंदर चल रही है। उनका मानना है कि अगर आप अपने मन को साध लेते हैं तो बाहरी दुनिया की उथल-पुथल आपको उतना परेशान नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे बाहरी दुनिया भी आपके अंदरूनी संतुलन के हिसाब से ढलने लगती है। मतलब ये एक अंदर से बाहर की तरफ जाने वाला रास्ता है। बिल्कुल, इनसाइड आउट अप्रोच। ठीक है, ये बात तो समझ आती है, लेकिन इच्छा शक्ति और एकाग्रता की जो बात की गई है वो आज की दुनिया में थोड़ी मुश्किल लगती है। मुश्किल तो है। आज जहां हमारा फोन हर 2 मिनट में बजता है और ध्यान भटकाने के 1000 बहाने हैं, वहां किसी एक चीज पर मन लगाना मुमकिन भी है। विवेकानंद के ये तरीके आज कितने प्रैक्टिकल हैं? आपने बहुत सही सवाल उठाया, और विवेकानंद इसका जवाब बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से देते हैं। वो कोई जादू की छड़ी नहीं देते, बल्कि एक मानसिक जिम के लिए कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। जैसे एक बिंदु पर ध्यान लगाना। इसका मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। इसका मतलब है जब आप कोई काम कर रही हैं तो सिर्फ वही करें। अगर पढ़ रही हैं तो सिर्फ पढ़ें, फोन को साइड में रखकर। बिल्कुल। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो 100% वही रहें, फोन को साइड में रख दें। ये एक प्रैक्टिस है। और दूसरे अभ्यास? दूसरा है हानिकारक आवेगों को नकारना। मतलब जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए, जैसे गुस्सा, जलन या आलस, तो उसे आने दें, लेकिन उस पर अमल ना करें। उसे बस एक बादल की तरह गुजर जाने दे। बिल्कुल। और तीसरा, जो शायद सबसे ताकतवर है, इसे अभी करो। टालमटोल की आदत पर यह सीधा हमला है। कोई काम करना है तो उसे उसी वक्त करें। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति को फौलाद जैसा बना देती हैं। और ध्यान यानी मेडिटेशन का जिक्र भी है। आज की दुनिया में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन बहुत बड़े बज़वर्ड्स हैं। क्या विवेकानंद की सोच इससे अलग थी? बहुत अच्छा पॉइंट है। वो इसे किसी रहस्यमय चीज की तरह देखते थे या एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह? उनके लिए ध्यान कोई रहस्य नहीं था, बल्कि मन का विज्ञान था। वो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। हमारा मन एक झील की तरह है और हमारे विचार उस पर उठने वाली लहरें हैं। ठीक है। जब तक लहरें उठती रहती हैं, हम झील की तली में क्या है ये कभी नहीं देख सकते। सही बात है। ध्यान उन लहरों को शांत करने की प्रक्रिया है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब हमें अपने असली स्वरूप यानी आत्म की झलक मिलती है। तो जब वो कहते हैं कि अहंकार केंद्रित मन पारदर्शी हो जाता है, तो उनका मतलब यही है कि मैं,
मेरा मुझे वाली सोच का जो शोर है वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल। जब दिमाग का ये शोर खत्म होता है तब आपको सुनाई देता है कि आप असल में कौन है, और यही मन की शक्तियों का सबसे ऊंचा शिखर है। मतलब ये बस दिमाग को तेज करने के बारे में नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खुद को जानने के बारे में है। वाह! तो ये पूरा सफर मन को एक क्रिएटर के रूप में पहचानने से शुरू होता है, फिर इच्छा शक्ति और ध्यान से उसे ट्रेन करने तक जाता है, और आखिर में आत्मानुभूति पर खत्म होता है। सही। लेकिन ये सब तो सिद्धांत की बातें हुई। एक शक्तिशाली इंजन तो है, पर उसे चलाने के लिए स्टीयरिंग व्हील और सड़क का नक्शा भी तो चाहिए। सही कहा। सवाल ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे उतारे कैसे? यहीं पर इस किताब का दूसरा हिस्सा यानी जीवन निर्माण के अभ्यास बहुत काम आता है ना? बिल्कुल। और इसकी शुरुआत होती है एक मजबूत नैतिक नींव से। विवेकानंद के अनुसार एक शक्तिशाली मन बिना नैतिक आधार के बहुत खतरनाक हो सकता है। ये तो है। इसलिए वो कुछ गुणों पर बहुत जोर देते हैं: सत्यता, निर्भयता, इरादों की शुद्धता और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना। एक मिनट, सत्यता का मतलब क्या सिर्फ झूठ न बोलना है, या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? क्या अपने आप से सच बोलना भी इसमें शामिल है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सत्यता सिर्फ दूसरों से झूठ ना बोलना नहीं है। इसका गहरा मतलब है अपने आप से ईमानदार होना, अपने कमियों को स्वीकार करना। हाँ, अपने इरादों को साफ रखना। अगर आप अंदर से ही दोगले हैं तो आपका मन कभी स्थिर और शक्तिशाली नहीं हो सकता। ये गुण मन को वो नैतिक ताकत देते हैं जो उसे भटकने से रोकती है। तो ये उस शक्तिशाली इंजन के लिए ब्रेक और स्टीयरिंग का काम करते हैं। क्या बात है, बिल्कुल यही। और वो कौन से दैनिक अनुशासन है जिन्हें कोई कल सुबह से ही शुरू कर सकता है? इसने कुछ बहुत ही आसान और असरदार आदतें बताई गई हैं। पहला, रोज कुछ प्रेरणादायक पढ़ना या सुनना। अच्छा। क्योंकि आप जैसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आपके विचार वैसे ही बनते हैं। सही है। दूसरा, ध्यान के लिए एक निश्चित समय तय करना, भले ही वो सिर्फ 10 मिनट हो। अनुशासन के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा जो शायद सबसे जरूरी है, वो है साधारण कामों में भी एकाग्रता का अभ्यास करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ध्यान करने के लिए अलग से आंख बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बर्तन भी धो रही हूँ तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन हो सकता है, अगर मैं उसे पूरी एकाग्रता से करूँ। क्या यही मतलब है इसका? बिल्कुल यही मतलब है। इससे आपका हर काम एक साधना बन जाता है। कमाल है। और जो बात विवेकानंद के दर्शन को सबसे अलग बनाती है, वो है सेवा और शक्ति का सिद्धांत। सेवा और शक्ति। हाँ, वो कहते हैं कि आपने जो भी मानसिक शक्ति हासिल की है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं है। उसका असली मकसद है दूसरों की सेवा करना और मुश्किलों का डटकर सामना करना। तो ये आध्यात्मिकता को गुफाओं से निकालकर आम आदमी की जिंदगी से जोड़ता है। इसका लक्ष्य एक ऐसा इंसान बनाना है जो चरित्र में मजबूत हो, जिसका मकसद साफ हो और जो अपने निजी फायदे से ऊपर उठकर सोच सके। ये एक दिलचस्प बात है, क्योंकि अक्सर लोग आध्यात्मिकता को दुनियादारी से अलग समझते हैं, एक तरह का पलायन। हाँ, एस्केपिज्म। तो ये किताब उस सोच को सीधे तौर पर चैलेंज कर रही है। सीधे तौर पर। उनके लिए असली सन्यासी वो नहीं जो दुनिया छोड़ दे, बल्कि वो है जो दुनिया में रहकर भी उससे प्रभावित न हो और सबकी सेवा करे। तो ये किताब एक पूरा फ्रेमवर्क देती है, लेकिन सवाल ये है कि ये किसके लिए असरदार है? आज के जमाने में क्या ये बातें सिर्फ किताबी लगती हैं या वाकई में इनकी कोई प्रैक्टिकल पावर है? चलिए इसकी ताकत और सीमाओं पर गौर करते हैं। जरूर। हमारे स्रोतों के मुताबिक इसकी शैली बहुत सीधी, निडर और प्रेरणा देने वाली है। मतलब विवेकानंद की भाषा में एक आग है। वो आपको दया का पात्र बनने के लिए नहीं कहते, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए उकसाते हैं। वो बार बार कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हाँ, ये तो उनका बहुत मशहूर कोट है। ये एक तरह का आह्वान है, कोई मीठी मीठी बातें नहीं। और इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी ताकत है माइंडसेट पर इसका जबरदस्त फोकस। ये बहुत साफ तौर पे बताती है कि आपके विचार और आपकी इच्छा शक्ति ही आपकी हकीकत बनाते हैं। पर्सनल ग्रोथ के लिए एक फाउंडेशन की तरह। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी ताकत यह है कि ये आध्यात्मिकता और कर्म यानी एक्शन के बीच एक पुल बनाती है। ये दिखाती है कि ध्यान और नैतिकता सिर्फ मोक्ष के लिए नहीं है, बल्कि ये आपकी रोजमर्रा की सफलता, मानसिक स्वास्थ्य और लीडरशिप पर भी सीधा असर डालते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी होंगी। ये कोई मॉडर्न 30 डे चैलेंज वाली सेल्फ हेल्प बुक तो नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि ये आपको क्या करना है ये तो बताती है, लेकिन कैसे करना है उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं देती। आप सही कह रही हैं, ये कोई वर्कबुक नहीं है। ये आपको सिद्धांत देती है, रास्ता दिखाती है,
लेकिन उस रास्ते पे चलने के लिए अपनी दिनचर्या आपको खुद बनानी होगी। हाँ, तो ये आपसे मेहनत की मांग करती है। हाँ। और दूसरी सीमा यह है कि इसका जो वेदांतिक ढांचा है वो कुछ लोगों को थोड़ा मुश्किल या अमूर्त लग सकता है। मतलब अगर कोई इन शब्दों से परिचित नहीं है तो हाँ, तो उसे शायद लगे कि ये सिर्फ फिलॉसफी है, जबकि इसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पूरी तरह से यूनिवर्सल हैं। तो फिर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है? मेरे हिसाब से ये दो तरह के लोगों के लिए बहुत कीमती हैं। पहले वो लोग जो आध्यात्मिकता, मनोविज्ञान और हाई परफॉर्मेंस के संगम में रुचि रखते हैं, जो ये समझना चाहते हैं कि अंदरूनी महारत बाहरी नतीजों में कैसे बदलती है। बिल्कुल। और दूसरे वो लोग जो माइंडसेट, अनुशासन और चरित्र निर्माण जैसे विषयों पर काम कर रहे हैं और आजकल की माइंडसेट कोचिंग के पीछे का असली, गहरा और शास्त्रीय स्रोत जानना चाहते हैं। अच्छा, ये आपको ज्ञान की जड़ तक ले जाती है, सिर्फ पत्तियों तक नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित ये लेख और किताब हमें मन और चरित्र पर महारत हासिल करने का एक छोटा लेकिन बहुत गहरा नक्शा देते हैं। ये वेदांत की गहरी फिलॉसफी को रोजमर्रा की प्रैक्टिकल सलाह के साथ इस तरह जोड़ती है कि वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 100 साल पहले थी। ये एक शक्तिशाली नींव देती है, चाहे आप इसे अपने व्यक्तिगत विकास के लिए इस्तेमाल करें या दूसरों को सिखाने के लिए। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए एक गाइड है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत सामग्री इस बात पर बार बार जोर देती है कि हमारे लगातार सोचे गए विचार ही हमारी हकीकत बन जाते हैं। हाँ। तो सवाल ये उठता है, अगर हमारे विचार ही हमारे कल का निर्माण कर रहे हैं, तो आज वो कौन सा एक विचार है जिसे कोई जानबूझकर चुन सकता है, उसे अपनी आदत बना सकता है, ये जानते हुए कि वही एक विचार उसके आने वाले कल की नींव रखेगा।